फोर्ब्स मैगजीन का एक एग्जाम्पल मैंने कहीं पढ़ा था, उसमें बड़ा अच्छा इंक्यूबेशन के लिए और इन सब के लिए कि नई सोच को जगह देने के लिए कि हम शिक्षा से ही नई सोच को कैसे जगह दें और इंडस्ट्री में कैसे जगह दें, उसका उदाहरण बहुत महत्वपूर्ण है। फोर्ब्स मैगजीन में एक 2001 या 2 में एक आर्टिकल था, उसमें लिखा हुआ था कि आज से 25 साल बाद का सबसे सफल आदमी अभी पैदा नहीं हुआ, और वो व्यक्ति 25 साल बाद क्या प्रोफेशन में सफल होगा, वो प्रोफेशन अभी शुरू नहीं हुआ। बहुत गंभीर बात है। 25 साल बाद का सबसे सफल आदमी अभी पैदा नहीं हुआ, और वो जो करके सफल होगा वो काम अभी शुरू नहीं हुआ, वो सब शुरू होना है। और आज हम वही देख रहे हैं। दुनिया में सबसे सफल तो काम क्या है? आप देखिए, फेसबुक, ट्विटर, ये सब चीजें और भी तमाम चीजें, फ्लिपकार्ट, मैं किसी कंपनी विशेष का नाम लेके ज्यादा वो नहीं करना चाहता, लेकिन दुनिया भर के इनोवेटिव आइडियाज ले लेके जो लड़के और लड़कियां आए हुए हैं, ये सारे कौन लोग हैं? ये 25 साल से 17 से 22 साल की उम्र में इन्होंने शुरू किया, और 25 साल तक आते आते दुनिया के सबसे सफलतम लोगों में गिने जाने लगे। आज दुनिया के कोने कोने में आप उनके नाम जानते हैं। तो इंक्यूबेशन को, इनोवेटिव आइडियाज को जगह देके हम चाहते हैं कि दिल्ली के कॉलेजेस से, दिल्ली के माहौल से कल के मार्क जुकरबर्ग और कल इस तरह के लोग यहीं से निकल के जाएं, दुनिया में नाम करें। इसके लिए कल NSUIT, नेताजी सुभाष प्रौद्योगिकी संस्थान को यूनिवर्सिटी में बदलने का प्रस्ताव ये सदन कल पास कर चुका है। अध्यक्ष महोदय, मैं शिक्षा के बाद जो सबसे बड़ी जरूरत है इंसान की, स्वास्थ्य, उस पर आता हूं। क्योंकि शहर को अगर खुशहाल बनाना है तो सिर्फ कंक्रीट के स्ट्रक्चर से नहीं बनाया जाता। शहर खुशहाल होगा, शहर विकसित होगा, उसका पैमाना यह है कि वहां के रहने वाले लोग कितना पढ़े लिखे हैं, उनके रोजगार कैसे हैं, और साथ साथ उनका स्वास्थ्य कैसा है, उनकी स्वास्थ्य की सुविधाएं कैसी हैं। बुनियाद यहां है। दिल्ली में स्वास्थ्य सेवाओं की स्थिति कमजोर है, तो इसके लिए स्वास्थ्य सेवाओं में सुधार लाना सरकार की बहुत बड़ी प्राथमिकता है। मैं वर्ष 2015-16 में स्वास्थ्य क्षेत्र पर कुल 4,787 करोड़ रुपए का व्यय प्रस्तावित करता हूं। इसमें से 3,138 करोड़ रुपए योजना व्यय के रूप में शामिल हैं। ये 2014-15 के 2,164 करोड़ रुपए के योजना व्यय से 45% अधिक। तो अध्यक्ष महोदय, आप देख रहे हैं कि शिक्षा का बजट दोगुने से ज्यादा किया जा रहा है, साथ साथ स्वास्थ्य का बजट भी लगभग 1.5 गुना किया जा रहा है। यह भी एक ऐतिहासिक कदम है। हेल्थ केयर के बुनियादी ढांचे में विस्तार के लिए हमारी सरकार सभी निर्माणाधीन नए अस्पताल परियोजनाओं को तेजी से चला रही है। उनकी हमने पूरी समीक्षा की है, और हमने, स्वास्थ्य मंत्री जी लगातार काम करके देख रहे हैं कि पिछले 65 साल में दिल्ली में स्वास्थ्य सेवाओं में 10,000 बिस्तर उपलब्ध कराए गए। स्वास्थ्य मंत्री जी ने सारी योजनाओं की समीक्षा की है। एक एक योजना पर दिन रात बैठ के समीक्षा करने के बाद उन्होंने ये देखा कि पिछले 65 साल में महज 10,000 से थोड़े ज्यादा बेड्स के मेडिकल फैसिलिटीज दिल्ली में उपलब्ध हुई। हमारी सरकार इसको बहुत बड़े चैलेंज के रूप में लेती है। फाइनेंशियल रिसोर्सेज 1.5 गुना किया है, जरूरत पड़ेगी तो और भी बढ़ा लेंगे, और जरूरत पड़ेगी कि दिल्ली की जनता से और लेके आएंगे। और इसके लिए योजना बनाई है कि अगले 2.5 साल में 10,000 बेड्स और बढ़ाए जाएंगे। इसमें नए अस्पताल भी शामिल हैं, पुराने अस्पतालों का ऑप्टिमम यूज भी शामिल है। इस तरह से 10,000 बेड अगले 2.5 साल में बढ़ाए जाएंगे। उसकी पूरी योजना पे काम होना शुरू हो गया है। मैं पूरी उम्मीद करता हूं कि इस साल के अंत तक, इस वित्त वर्ष के अंत तक करीब 1,000 बेड्स तो बढ़ चुके होंगे। सरकार महरौली, महिपालपुर, पीतमपुरा, मंडावली, फाजलपुर, गीता कॉलोनी, पांडव नगर और द्वारका में दिल्ली विकास प्राधिकरण से, जैसा मैंने कहा, नए प्लॉट खरीदना पड़ता है, तो 10 नए प्लॉट खरीदने की योजना बना रही है ताकि स्वास्थ्य ढांचे में और बढ़ोतरी की जा सके। अगले 2 साल में 11 मौजूदा अस्पतालों को नया रूप देने और उनके उन्नयन की योजना है, ताकि बिस्तरों की समीक्षा में क्षमता में 4,000 बिस्तर और इससे जोड़े जा सकेंगे, जो मैंने 10,000 का किया। इसके लिए प्लॉट खरीदने के लिए 210 करोड़ रुपए के बजट का प्रावधान है। सरकार से बात कर रहे हैं, अगर स्वास्थ्य सेवाओं में केंद्र सरकार ने दे दिया तो ये 210 करोड़ रुपए स्वास्थ्य सेवा के किसी दूसरे कार्यक्रम में लगेंगे। सरकार पूरी दिल्ली में एक और बड़ा इनिशिएटिव ले रही है। अभी तक लोगों को इलाज कराने के लिए सुबह 4 बजे जाके किसी बड़े हॉस्पिटल में जाना पड़ता है, वहां लाइन लगानी पड़ती है, फिर डॉक्टर साहब आएंगे तो डॉक्टर देखेंगे नंबर लग के,
फिर टेस्ट होने के लिए अगले दिन की कोई डेट मिलती है आगे की कोई, और फिर डॉक्टर साहब से अगले कोई डेट मिलती है, टेस्ट की रिपोर्ट कब आती है। बहुत प्रॉब्लम्स हैं इसमें। और जो पीएचसीज हैं वहां उनका नेटवर्क नहीं है आपस में। छोटी छोटी सुविधाएं पीएचसीज में हैं, एग्जिस्टिंग पीएचसीज में। तो जो एग्जिस्टिंग पीएचसीज हैं उनको, जो डिस्पेंसरीज हैं उनको और पुख्ता करके उनका नेटवर्किंग किया जाए ताकि एक दूसरे से उनको सहायता मिल सके, उनकी फैसिलिटीज की एक दूसरे से सहायता मिल सके, उनकी एक्सपर्टीज की सहायता मिल सके। इसके साथ साथ 1000 नए मोहल्ला क्लिनिक, इट्स लाइक नेबरहुड क्लिनिक शुरू किए जाएंगे। नेबरहुड क्लिनिक लोगों की एक बहुत बड़ी जरूरत है। अभी तक लोग पीएचसी में जाने से पहले किसी ना किसी नेबरहुड के क्लिनिक में जाते रहे, और वो नेबरहुड क्लिनिक जो है, वो मोहल्ला क्लिनिक जो है, कई बार तो अच्छे डॉक्टर मिलते हैं, कई बार वहां पे झोला छाप मिल जाते हैं, कई बार कैसे लूट हो जाती है पता नहीं। तो इन सब चीजों से ठीक करने के लिए 1000 नए नेबरहुड क्लिनिक पूरी दिल्ली में स्थापित करने का प्रस्ताव है, जिनमें से 500 नए क्लिनिक इसी साल खोले जाएंगे वहां पे, और इसका लैब्स का और इन सबका एक नेटवर्क तैयार करके वहां बेसिक बीमारियों को दिखाने से लेकर टेस्ट तक की सभी सुविधाएं वहां पे रहेंगी, वहां उसके नेटवर्क में रहेंगी। इसके लिए 125 करोड़ रुपए के बजट का प्रावधान है। मोलरबंद, मदनपुर खादर फेज 1 फेज 2 में, बिंदापुर पॉकेट, स्कूल ब्लॉक शकरपुर, रोहिणी सेक्टर 4, रोहिणी सेक्टर 21 और सावदा घेबरा में 8 औषधालय के भवनों का निर्माण पूरा कर लिया गया है। किडनी खराब होने से पीड़ित निर्धन रोगियों को मुफ्त डायलिसिस सेवा प्रदान करने के लिए सरकारी निजी भागीदारी पीपीपी मॉडल के तहत राजीव गांधी सुपर स्पेशलिटी अस्पताल और लोकनायक अस्पताल में 40 यूनिटें चालू कर चुकी है और 35 और यूनिट इसकी स्थापित करेगी। इसके साथ साथ कैट एम्बुलेंस के मौजूदा बेड़े में 100 बुनियादी और 10 अत्याधुनिक मॉडल जीवन रक्षक एम्बुलेंस गाड़ियां पीपीपी मॉडल के माध्यम से जोड़ने का प्रस्ताव है। अभी 165 हैं, 165 को बढ़ा के 1.5 गुना करके लगभग इसमें 110 और जोड़ा जाएगा। लोकनायक अस्पताल में नया अत्याधुनिक ट्रॉमा उपचार केंद्र सरकार खोलने का प्रस्ताव रख रही है। इसमें विशेष रूप से खिलाड़ियों को, क्योंकि जब हम खेल को प्रोत्साहन दे रहे हैं तो खिलाड़ियों के इलाज की अलग से विशेष व्यवस्था भी जरूरी है। तो खेलों के दौरान घायल होने वाले खिलाड़ियों को चिकित्सा सुविधा प्रदान करने के इस पे विशेषज्ञता पर ध्यान दिया जाएगा, और इसमें ऑपरेशन थिएटर सुविधाओं सहित 100 ट्रॉमा बिस्तरों की व्यवस्था होगी। 42 प्राइवेट अस्पतालों में ऑनलाइन निःशुल्क बिस्तर बुक कराने की सुविधा उपलब्ध कराई जा रही है। रैन बसेरों और झुग्गी झोपड़ियों बस्तियों के चिकित्सा व्यवस्था सुदृढ़ की जाएगी। एक और कार्यक्रम इंद्रधनुष कवच के जरिए एक अभियान के रूप में दिल्ली के सभी बच्चों को टीकाकरण का काम लागू किया जा रहा है। अभी दिल्ली के 40% बच्चे टीकाकरण के रेंज से बाहर हैं। दिल्ली सरकार के विभिन्न अस्पतालों में पंजीकरण और उपचार हेतु आम जनता के लिए व्यक्तिगत हेल्थ कार्ड जारी करने की योजना शुरू की जा रही है। इससे हर एक मरीज का स्वास्थ्य संबंधी रिकॉर्ड उसके डिजिटल रिकॉर्ड में उसके पास में रहेगा। इससे वो किसी भी डॉक्टर के पास किसी भी अस्पताल में जाए तो उसकी हिस्ट्री और उसको क्या ट्रीटमेंट दिया गया वो पूरा उससे अवेलेबल हो सकता है। दिल्ली के नागरिकों को धर्मार्थ क्लिनिकों और अस्पतालों के जरिए मुफ्त दवाएं उपलब्ध कराने के लिए भी व्यवस्था है। सभी दवाएं सितंबर 2014 में रोहिणी में शुरू हुए 100 सीटों वाले डॉक्टर बीएस मेडिकल कॉलेज का निर्माण कार्य पूरा हो चुका है। इसके लिए केंद्र सरकार और मेडिकल काउंसिल ऑफ इंडिया से जल्द मंजूरी के प्रयास किए जा रहे हैं ताकि अगले सत्र से, ये वाले सेशन से यहाँ पे पहला बैच हम शुरू कर सकें। ये कुछ प्रस्ताव। इसके साथ साथ खाद्य पदार्थों में मिलावट रोकने के लिए सरकार ने खाद्य व्यापार प्रदाताओं के पंजीकरण के लिए एक सुविधा केंद्र खोला है। ये मॉडर्न लैब फूड सिक्योरिटी के लिए बहुत जरूरी है। मिलावट होती है, अभी हम लोग पूछ रहे हैं कि किस खाने में क्या मिला हुआ था, उन सब के लिए भी मॉडर्न लैब सरकार प्रस्तावित कर रही है। अध्यक्ष महोदय, शिक्षा और स्वास्थ्य साथ साथ एक दिल्ली की बहुत बड़ी समस्या है परिवहन। एक बहुत बड़े चिंतक हुए हैं एनरिक पेनोलोसा, उन्होंने एक बड़ी अच्छी कोटेशन कही है, मैं यहां आपके इस सदन के समक्ष रखना चाहता हूं। अ डेवलप्ड कंट्री इज नॉट अ प्लेस वेयर पुअर हैव कार्स, इट्स वेयर द रिच यूज पब्लिक ट्रांसपोर्ट। एक विकसित देश वो नहीं है जहां गरीब लोग भी कार से चलने लगे,
विकसित देश वो है जहां अमीर और समृद्ध लोग भी सार्वजनिक परिवहन व्यवस्था का इस्तेमाल करते हुए बसों में चलने लगे। लेकिन सक्षम और संभ्रांत वर्ग के लोग सार्वजनिक परिवहन का इस्तेमाल तो तब करेंगे जब वो क्रेडिबल हो, उसके बस के आने की गारंटी हो, उसमें जगह मिलने की गारंटी हो, उसमें सुविधाएं हो। तो इसके लिए सरकार ने काफी स्टडी की है और जब हम स्मार्ट सिटी की बात कर रहे हैं, दिल्ली की स्मार्टनेस यहीं से होनी शुरू होगी, ऐसा मैं पूरी उम्मीद रख रहा हूं। इसमें सार्वजनिक स्थानों का बंटवारा, माने इस तरह की व्यवस्थाएं बना रहे हैं ताकि लोग अपने सफर की योजना बना सकें, सब कुछ ऑनलाइन कर सकें। आप यहां बैठे, आपको यहां से बाहर मेट्रो मिल जाएगी, जिस मेट्रो स्टेशन पर आप उतरेंगे उससे 5 मिनट पहले आप अपने मोबाइल पे देख लें कि यहां पे आने वाली बस, जिस स्टॉप पे मैं उतरने वाला हूं, अब उस बस स्टॉप पे कोई बस आने वाली है, वो बस आपके मोबाइल पे आपको पता चल जाएगा कि 5 मिनट में, 10 मिनट में आने वाली है। वो एसी बस आपको चाहिए तो एसी बस कितनी देर में आएगी, ऑर्डिनरी बस कितनी देर में आएगी, उसमें कितनी सीटें खाली हैं, ये सब चीजें करने का जो प्रस्ताव है, इसी को स्मार्ट सिटी कहेंगे। और ये चीजें काफी हद तक की भी गई, ये शुरुआत की गई थी, ये लंबित पड़ी हैं योजनाएं, इनको और रिफाइन करके और दिल्ली में व्यापक करके लगाने की योजना है, क्योंकि इंटीग्रेटेड नहीं होगा। मैं मेट्रो से जाऊंगा, उसके बाद मुझे बस मिलेगी कि नहीं मिलेगी, वहां से मैं उतरूंगा तो ई रिक्शा या ऑटो तक को, आप मेट्रो में जाएं, आप बस में जाएं, आप ऑटो में जाएं, सबको इंटीग्रेटेड करने की योजना है। सबको एक बार इंटीग्रेटेड करेंगे और आने वाले समय में अभी उसको हम लोग वर्कआउट कर रहे हैं किस तरह से हो। इंटीग्रेटेड फेयर करने की भी योजना है कि आप घर से निकलें, इंटीग्रेटेड आपके पास टिकट हो, आपको जगह जगह टिकट खरीदने की जरूरत ना हो, आप उसी से मेट्रो में बैठ जाएं, उसी से बस में बैठ जाएं, उसी से ऑटो लेके निकल जाएं, ये सब भी योजना कर रहे हैं। इसमें थोड़ा सा समय लगेगा, लेकिन इसको पूरी दिल्ली में कैसे स्टडी करके लागू किया जाए, इस पर स्टडी पूरी चल रही है और ये संभव है, असंभव चीज नहीं है। अध्यक्ष महोदय, 2015-16 में परिवहन क्षेत्र के लिए कुल प्रस्तावित 5,085 करोड़ रुपए हैं। मैं परिवहन क्षेत्र के लिए योजना बजट के रूप में 3,695 करोड़ रुपए का प्रस्ताव रख रहा हूं, जो 2014-15 में व्यय की गई राशि से 23% अधिक है। मैं निजी क्षेत्र की व्यापक वित्त व्यवस्था के जरिए सड़क क्षेत्र में निवेश बढ़ाने का भी प्रस्ताव रखता हूं। सड़कों के विकास, संचालन, रखरखाव में निजी क्षेत्र को आकर्षित करने के लिए सार्वजनिक निजी भागीदारी का एक समुचित मॉडल सरकार तैयार कर रही है और जल्द ही इसको अमल में लाने में काम शुरू हो जाएगा। सरकार 2016 के अंत तक डीटीसी के तहत 1380 सेमी लो फ्लोर बसें और 500 मिडी बसें खरीदेगी और क्लस्टर स्कीम के अंतर्गत 1000 नई बसें जोड़ेगी। हम यात्रियों को अलग, जैसा मैंने कहा, एसी, नॉन एसी, कंफर्ट के हिसाब से आप संभ्रांत वर्ग को भी अगर उसकी कार से बाहर निकाल के बस में लाना चाहते हैं तो आपको बसों का उपलब्धता और स्तर डायनेमिक रखना पड़ेगा, उसमें डायनेमिज्म लाना पड़ेगा। तो सरकार अलग अलग विशेषज्ञताओं वाली 10,000 बसें सार्वजनिक निजी भागीदारी क्लस्टर योजना के तहत निजी क्षेत्र से लाने का प्रस्ताव कर रही है। इसके लिए हमें बस डिपो बनाने के वास्ते डीडीए से करीब 500 एकड़ जमीन प्राप्त करनी होगी। हमारी सरकार बस डिपो के लिए निःशुल्क भूमि के आवंटन के वास्ते शहरी विकास मंत्रालय के साथ बातचीत कर रही है और हमें उम्मीद है कि वहां से सकारात्मक जवाब मिलेगा। हम बसों के लिए निर्धारित विशेष लेन भी बनाने पर प्रस्ताव रखेंगे ताकि बसों की आवाजाही, जब इतनी संख्या में बसेज हों और लोग बसों में चलना तेजी से शुरू करेंगे तो फिर बसों की आवाजाही निर्बाधित और सुचारू रूप से चल सके। एनसीआर में प्रचालन के लिए 5,500 नए ऑटो परमिट जारी किए जा रहे हैं। द्वारका, रोहिणी, सेक्टर 28 और नरेला में नए बस टर्मिनल बनाए जाएंगे। इन टर्मिनलों में बस यात्रियों, विशेषकर महिला बस यात्रियों के लिए सभी यात्री सुविधाएं उपलब्ध होंगी। करीब 1200 नए बस क्यू शेल्टर बनाने का भी प्रस्ताव है। मेट्रो परियोजना के फेज 3 में 6 कॉरिडोर बनाए जा रहे हैं, जिससे दिल्ली में 117.57 किलोमीटर मेट्रो रेल नेटवर्क का विस्तार होगा। फेज 3 के 2 कॉरिडोर चालू वित्त वर्ष में पूरे होने की आशा है। केंद्रीय सचिवालय से आईटीओ तक मेट्रो लाइन जून 2015 में चालू कर दी गई है और कश्मीरी गेट तक इसका विस्तार मार्च 2016 तक पूरा हो जाएगा। जहांगीरपुरी से बादली कॉरिडोर का निर्माण कार्य भी इस वर्ष के दौरान पूरा हो जाएगा। चालू वित्त वर्ष के दौरान 64 मेट्रो फीडर रूट पर 304 नई मिनी बसें शुरू की जाएंगी मेट्रो फीडर के लिए। मैं चालू वित्त वर्ष में डीएमआरसी के लिए 1217 करोड़ रुपए प्रस्तावित करता हूं।
बारापुला नाला पर जवाहरलाल नेहरू स्टेडियम से आईएनए अरविंदो मार्ग तक एलिवेटेड रोड का दूसरा चरण चालू वित्त वर्ष के दौरान पूरा हो जाएगा। इस एलिवेटेड रोड के तीसरे चरण के दौरान सराय कालेखां से मयूर विहार तक निर्माण कार्य इसी वित्त वर्ष में शुरू किया जा चुका है। विकासपुरी से वजीराबाद कॉरिडोर की कंपोजिट परियोजना चालू वित्त वर्ष में पूरी की जाएगी, जिसके अंतर्गत एलिवेटेड रोड और फ्लाईओवर शामिल हैं। इससे आउटर रिंग रोड पर 20 किलोमीटर मार्ग जो है वो सिग्नल फ्री हो जाएगा। सिग्नेचर ब्रिज परियोजना का निर्माण कार्य लंबे समय से अटका हुआ 75% पूरा हो गया है और यह पुल अब जून 2016 में यातायात के लिए खोल दिया जाएगा, तब तक पूरा कर लिया जाएगा। बाहरी रिंग रोड पर राव तुलाराम जंक्शन पर पैरेलल फ्लाईओवर के निर्माण और डीजे मार्ग रिंग रोड पर जंक्शन पर अंडरपास के निर्माण की योजना 314 करोड़ रुपए की लागत से शुरू की गई है और इसे अगले साल तक पूरा किया जाएगा। और जैसे मैंने कहा कि लास्ट माइल कनेक्टिविटी महिला सुरक्षा के दृष्टिकोण से भी और हर वर्ग हर उम्र के लोगों के सार्वजनिक परिवहन प्रणाली को यूज करने के पॉइंट से इंपॉर्टेंट है। तो लास्ट माइल कनेक्टिविटी कायम करने के लिए हम दिल्ली में ई रिक्शा को बढ़ावा दे रहे हैं। ई रिक्शा के लिए ई रिक्शा चालकों की ट्रेनिंग के लिए विशेष शिविर आयोजित किए जा रहे हैं और इन शिविरों में करीब 24,000 ड्राइवरों को पंजीकृत कर लिया गया है। ई रिक्शा के पंजीकरण की प्रक्रिया सरल बनाई गई है। ये वाहन पर्यावरण के भी अनुकूल हैं। इसे देखते हुए ई रिक्शा चालकों को ई रिक्शा की खरीद पर 15,000 करोड़ रुपए की सब्सिडी देने का 15,000 रुपए की, माफ कीजिएगा, हाँ, पर रिक्शा 15,000 रुपए की सब्सिडी देने का प्रस्ताव है ई रिक्शा की खरीद पर। अध्यक्ष महोदय, सार्वजनिक परिवहन को एकीकृत करने और उसके बारे में इंफॉर्मेशन गैदर करने की आवश्यकता है। जैसा मैंने पहले कहा कि यात्री सूचना प्रणाली काफी हद तक इंटीग्रेटेड बना के उसको उपलब्ध कराया जाएगा। अब मैं दिल्ली के एक और पहलू पर आता हूं जिसकी अपेक्षा हमारी सरकार से भी बहुत है लोगों को और साथ साथ दिल्ली की बहुत बड़ी जरूरत है, वो है महिला सुरक्षा, महिला सशक्तिकरण और महिला सुरक्षा। ये दोनों ऐसे मुद्दे हैं, ये ऐसा मुद्दा है जिससे दिल्ली की सिर्फ आधी नहीं, दिल्ली की सारी जनता प्रभावित होती है। महिला सुरक्षा हमारी सरकार की कार्यसूची में सबसे टॉप लिस्ट में शामिल है। हम दिल्ली में महिलाओं की सुरक्षा के लिए जो भी जरूरत है वो करने के लिए प्रयास कर रहे हैं। इसलिए जरूरी है कि दिल्ली में बस यात्री, विशेषकर महिला यात्री, यात्रा के दौरान सुरक्षित महसूस करें। हम सभी डीटीसी बसेज में और क्लस्टर बसेज में सीसीटीवी कैमरा लगवाने का प्रस्ताव रखते हैं। डीटीसी की 200 बसों में सीसीटीवी कैमरा लगाने का काम शुरू किया जा चुका है। दिल्ली सरकार ने डीटीसी और सभी क्लस्टर बसों में मार्शल तैनात करने का भी फैसला लिया है ताकि अपराध समाप्त हो और महिला यात्री सुरक्षित और संरक्षित महसूस करके यात्रा कर सकें। ये मार्शल होमगार्ड और सिविल डिफेंस से लिए जा रहे हैं। ये अप्रिय घटनाओं को रोकने, विशेषकर बसेज में, सार्वजनिक परिवहन बसों में महिलाओं के प्रति हिंसा रोकने के लिए इनको अलग से ट्रेनिंग दी जा रही है। दिल्ली सरकार ने टैक्सियों और ऑटो सहित सभी सार्वजनिक वाहनों में जीपीएस लगाना अनिवार्य कर दिया है ताकि वाहन की स्थिति का पता लगाया जा सके और उसको, जैसा मैंने कहा, इंटीग्रेटेड रूप से भी चलाया जा सके। इस कार्य के लिए हम चालू वर्ष में योजना निधि के तहत 160 करोड़ रुपए का प्रस्ताव रख रहे हैं। सभी यात्री सेवा वाहनों के चालकों और संवाहकों के लिए अनिवार्य किया गया है कि वो अपने वाहन के वार्षिक सड़क उपयुक्तता निरीक्षण के नवीकरण के समय महिलाओं से संबंधित मुद्दों के बारे में कार्यक्रमों में हिस्सा लें। उनको स्पेशल ट्रेनिंग विमेन सिक्योरिटी के पॉइंट ऑफ व्यू से दी जा रही है। शहर में एक और काम सरकार कर रही है। दिल्ली में कामकाजी महिलाओं के लिए हॉस्टल सुविधाओं की भारी कमी है, तो निजी क्षेत्र की सक्रिय भागीदारी के साथ सरकार 6 कामकाजी महिला हॉस्टल बनाने का प्रस्ताव आपके समक्ष रख रही है। अध्यक्ष जी, एक और योजना जो शिक्षा में हमने लागू की है, लेकिन यहाँ महिला के संदर्भ में इसका जिक्र करना बहुत जरूरी है, वो है शिक्षा गारंटी योजना। ये दिल्ली सरकार की एक बहुत बड़ी योजना है। इसका जिक्र मैं शिक्षा के उसमें भी करना भूल गया। ये नई शिक्षा ऋण गारंटी योजना है। इसके तहत 10 लाख रुपए तक का लोन हायर एजुकेशन के लिए दिया जाएगा। और जब मैं हायर एजुकेशन बात कर रहा हूं तो उसमें पहली बार ये देश में लागू हो रही है। अभी तक किसी भी बच्चे को अगर हायर एजुकेशन लेना है तो उसको अपने परिवार की संपत्ति या जो भी उसके पास है उसकी गारंटी लेके अगर कुछ है तो लोन मिलता था, नहीं तो लोन नहीं मिलता था।
पहली बार दिल्ली सरकार ने ये लोन शुरू किया है, योजना शुरू की है कि दिल्ली का कोई भी बच्चा अब पैसे की कमी की वजह से हायर एजुकेशन से वंचित नहीं रहेगा। हर एक बच्चा, उसको 10 लाख रुपए तक के लोन की गारंटी सरकार देगी और इस लोन में उसके किताबों का, कंप्यूटर का, वो खर्चे भी शामिल हैं। ये सिर्फ स्कूल कॉलेज की फीस का नहीं है। और इसमें पहली बार हमने ITI और पॉलिटेक्निक संस्थानों को भी शामिल किया है कि क्योंकि गरीब बच्चे वहां जाते हैं पढ़ने, उनके लिए 40-50 हज़ार की फीस भी अगर होती है तो बहुत ज़्यादा होती है, वो बच्चे जिस बैकग्राउंड से आते हैं। तो अगर वो लोन लेना चाहें और अपनी पढ़ाई के लिए कुछ टूल्स लेना चाहें, तो वहां भी किताबें लेना चाहें तो वहां उनको भी लोन मिलेगा। ITI और पॉलिटेक्निक तक में हायर एजुकेशन, उस एजुकेशन के लिए लोन मिलेगा। ये एक बहुत महत्वपूर्ण, महत्वाकांक्षी योजना दिल्ली के एजुकेशन सिस्टम में बहुत बड़ा रिफॉर्म के तहत शुरू की है। इससे दिल्ली के हर बच्चे को जो हायर एजुकेशन का सपना देखता है मदद मिलेगी। लेकिन महिलाओं के संदर्भ में अगर मैं कहूं तो महिलाओं के लिए एक विशेष बात इस योजना में यह है कि महिलाओं को, लड़कियों को इसमें जो रेट ऑफ इंटरेस्ट है वो 1% कम रहेगा। सामान्य से 1% कम ब्याज पे मिलेगा। सरकार स्लम और झुग्गी झोंपड़ी के बस्तियों में क्रेच सुविधाएं प्रदान करने के लिए और सघन योजना बना रही है। इसके लिए समेकित बाल विकास कार्यक्रम के अंतर्गत 300 नए क्रेच शुरू करने का प्रस्ताव है। 300 क्रेच शुरू करने का प्रस्ताव है। सरकार द्वारा संचालित गृह संस्थानों में रह रहे करीब 1200 बच्चों को स्किल डेवलपमेंट और रोजगार के लिए उनको कुछ प्रशिक्षण दिया जाएगा, व्यावसायिक प्रशिक्षण दिया जाएगा। हमारी सरकार महिलाओं और बच्चों के कल्याण के प्रति ठोस कदम उठा रही है। माताओं को सामुदायिक सहायता और स्वास्थ्य शिक्षा प्रदान करने और 6 वर्ष तक की आयु के छोटे बच्चों को पूरक पोषाहार और स्कूल पूर्व शिक्षा प्रदान करने के लिए जो प्रयास हो रहे हैं, उसमें आंगनवाड़ी केंद्रों को अधिक खुले। अभी तक आंगनवाड़ी केंद्र जो है वो किसी गली में, किसी के घर में, एक छोटे से 2 कमरे का घर, मैंने तो देखे स्वयं जाके इंस्पेक्शन भी किया है, 2 कमरों का घर किसी व्यक्ति का, गरीब का, वो थोड़े से पैसों के लिए आधे दिन के लिए उसको किराए पर दे देता है, अपने ड्राइंग रूम को किराए पर दे देता है। वहां पे आंगनवाड़ी चल रहा है। बड़ी अजीब अजीब स्थितियों में चल रहे हैं, कुछ अच्छे भी चल रहे हैं, लेकिन अधिकतर आंगनवाड़ी बड़ी अजीब अजीब स्थितियों में चल रहे हैं। तो उन आंगनवाड़ियों को अधिक खुले स्थानों पर स्थानांतरित करने के लिए उनके रेंट की क्षमता बढ़ाई जा रही है ताकि ज्यादा पैसे पे रेंट पे लिया जा सके, ताकि बेहतर सुविधा मिल सके। और जो आंगनवाड़ी वर्कर हैं उनके मानदेय में भी बढ़ोतरी करने का सरकार प्रस्ताव रख रही है। सामाजिक सुरक्षा और कल्याण योजनाओं के तहत करीब 5 लाख व्यक्तियों को वित्तीय सहायता प्रदान करने के लिए मैं वर्ष 2015-16 के बजट में 927 करोड़ रुपए का प्रस्ताव रखता हूं। इसके अंतर्गत पारदर्शी और सक्षम क्रियान्वयन के तहत काम करते हुए वृद्धावस्था पेंशन, भिन्न दृष्टि से सक्षम व्यक्तियों के लिए वित्तीय सहायता और पीड़ित महिलाओं के लिए वित्तीय सहायता के कार्यक्रम शामिल हैं। 5 लाख व्यक्तियों के लिए 927 करोड़ रुपए का इसमें प्रस्ताव है। नए वृद्धाश्रम बनाने के लिए विभिन्न स्थानों पर भूमि अधिग्रहित की गई है। पहले चरण में चालू वित्त वर्ष के दौरान कांति नगर, चित्तरंजन पार्क, रोहिणी, पश्चिम विहार और छतरपुर में नए वृद्धाश्रम का निर्माण कार्य शुरू करने का प्रस्ताव है। पैसा बता दिया। सीमांत और उपेक्षित समूहों के कल्याण के अंतर्गत कॉलेज जाने वाले नेत्रहीन छात्रों के लिए छात्रावास का निर्माण किंग्सवे कैंप में और कॉलेज जाने वाले नेत्रहीन छात्राओं के लिए तिमारपुर में किया जाएगा। मानसिक दृष्टि से बाधित व्यक्तियों के लिए नरेला में एक समेकित परिसर के निर्माण की बड़ी परियोजना का प्रस्ताव मैं सदन के समक्ष रख रहा हूं। दिल्ली के एक और सोशल वेलफेयर स्कीम दिल्ली सरकार ने लागू की कि दिल्ली में बहुत सारे दिल्ली पुलिस के सिपाही अपना फर्ज अदा करते हुए, ड्यूटी निभाते हुए शहीद हुए और उनको बाद में उनके परिवार को कोई पूछताछ नहीं होती थी, उनकी कोई पूछ नहीं होती थी। तो दिल्ली सरकार ने पिछले कार्यकाल के दौरान भी और इस बार भी ये तय किया है कि ऐसे व्यक्ति जो पुलिस में या होमगार्ड में, सिविल डिफेंस में या फिर सैनिक, रक्षा सैनिक या अर्धसैनिक बलों के सदस्य हैं, वो जब अपनी फर्ज को अंजाम देते हुए, ड्यूटी निभाते हुए अगर शहीद होते हैं तो उनके परिवार को तुरंत मदद के लिए 1 करोड़ रुपए का प्रावधान है।
ये कहते हुए मैं ये जरूर कहना चाहूंगा कि कोई व्यक्ति जब अपना फर्ज अदा करते हुए शहीद होता है तो उसने राष्ट्र को बचाने में, राष्ट्र के निर्माण में जो योगदान दिया है उसकी भरपाई, उसकी अदायगी कभी नहीं की जा सकती। उसकी कोई कीमत नहीं हो सकती, वो अनमोल है, अद्वितीय है। लेकिन उसके बावजूद अर्थव्यवस्था के रूप में उसके परिवार की तुरंत मदद हो सके, कुछ जरूरतें तुरंत पूरी हो सकें, इसलिए एक छोटी सी सहायता राशि उनके परिवार के लोगों को देने का प्रस्ताव इस सदन के समक्ष भी है। सरकार ने मौसम और जलवायु संबंधी कारणों से फसल नष्ट होने की स्थिति में किसानों को 20,000 रुपए प्रति एकड़ की दर से किसानों को अनुग्रह राशि देने का निर्णय किया है। अभी तक तो दिल्ली में ये सवाल ही उठता था, मैंने सुना था पिछले बार मुख्यमंत्री जी का बयान, पिछली मुख्यमंत्री जी का, अच्छा दिल्ली में खेत भी हैं ये तो हमें पता ही नहीं है, दिल्ली में किसान भी हैं ये तो हमें पता ही नहीं है। ये सरकार जानती है कि दिल्ली में खेत भी हैं, दिल्ली में किसान भी हैं, और जब वो किसान पीड़ित होता है किसी भी कारण से हो तो उसकी पीड़ा को भी ये सरकार समझती है, इसलिए 30,000 रुपए प्रति एकड़ का। और ये भी है कि आमतौर पर जब योजनाएं घोषित होती हैं तो कई साल लग जाते हैं उन योजनाओं को क्रियान्वयन में। मैं जिस क्षेत्र को रिप्रेजेंट करता हूं, पटपड़गढ़ विधानसभा क्षेत्र, मैंने देखा वहां 2 साल पहले कोई बाढ़ आई थी, उसके चेक 5-5 हजार रुपए के, 2-2 हजार रुपए के वहां जिला कार्यालय से, जिला अधिकारी कार्यालय से मुझे बताया गया था बटने हैं, आप आ जाना। 2 साल बाद, 3 साल बाद। तो हमने इसको तेजी दिखाते हुए सभी टैक्स को बंटवाने का काम शुरू किया है। बड़ी दिक्कत है इसमें भी, 10,000 टैक्स, 10,000 से ज्यादा टैक्स बांटे जाने, 10,000 टैक्स आरबीआई से लेने के लिए भी विशेष अनुरोध करना पड़ रहा है, लेकिन हमने किया है और उनको टैक्स अब दिए जा रहे हैं, तेजी ला रहे हैं इस काम में। अध्यक्ष जी, अब थोड़ा सा श्रमिक संगठनों के बारे में, श्रमिकों की स्थिति के बारे में, क्योंकि श्रमिक दिल्ली का एक बहुत महत्वपूर्ण अंग है। सारा ताना बाना दिल्ली का चलने का उसी के आधार पर निर्भर है। और विशेष रूप से असंगठित क्षेत्र के जो श्रमिक हैं वर्तमान में सामाजिक सुरक्षा और अन्य लाभों से वंचित हैं। हमारी कुल श्रम शक्ति में उसकी भागीदारी बहुत है। तो हम समूची दिल्ली में श्रमिक सुविधा केंद्रों की स्थापना के जरिए असंगठित श्रमिक सामाजिक सुरक्षा अधिनियम के अंतर्गत इन श्रमिकों का पंजीकरण शुरू करेंगे और ये केंद्र सिंगल विंडो सिस्टम प्रदान करते हुए श्रमिकों के पंजीकरण के अलावा विभिन्न लाभ प्रदान करने में श्रमिकों का मार्गदर्शन करेंगे। निर्माण श्रमिकों और उनके परिवारों को न्यूनतम अधिसूचित दिहाड़ी का भुगतान हो और बेहतर कल्याण सुनिश्चित हो, बेहतर कल्याण सुविधाएं सुनिश्चित हो, इसके लिए श्रमिक विकास मिशन सरकार शुरू कर रही है। श्रमिकों से संबंधित एक और महत्वपूर्ण चीज यह है कि अभी मिनिमम वेजेस जो एक्ट है उसमें वो बहुत वीक एक्ट है। मिनिमम वेजेस एक्ट में सजाएं, अगर कोई व्यक्ति किसी श्रमिक को मिनिमम वेजेस एक्ट के तहत पेमेंट नहीं करता है तो उसको सजा नहीं है, उसमें सख्ती का प्रावधान नहीं है। तो सरकार आने वाले समय में सदन में कानून में संशोधन यहां प्रस्तुत करेगी और इसके लिए सख्ती का भी होगा और सजाओं का भी, सजाओं को और सख्त करने का प्रावधान होगा। और जो व्यक्ति श्रमिकों को पूरा वेतन नहीं देगा, जो मानदंडों के हिसाब से वेतन नहीं देगा, उसको तुरंत और सख्त सजा का प्रावधान कानून में लेके आएंगे। इसके साथ साथ जब श्रमिकों की बात आती है तो एक और महत्वपूर्ण शब्द है जो श्रमिक क्षेत्र से जुड़ा हुआ है, वो है मजीठिया वेतन आयोग। हमारे मीडिया के बहुत सारे साथी यहाँ खड़े हुए हैं, उनमें मैं स्वयं भी मीडिया में रहा हूं। बहुत पीड़ा है, पत्रकारों को भी ठीक से तनख्वाह नहीं मिलती है। सारी दुनिया की खबर करने वाले लोगों के अपने हालत में खराब है। बहुत सारे मीडिया संगठन वहां मानकों के हिसाब से तनख्वाह नहीं देते हैं। इसके लिए मजीठिया वेतन आयोग की सिफारिशें हैं और सरकार मजीठिया वेतन आयोग को पूरी सख्ती से लागू करने के लिए कटिबद्ध है और वहां भी मदद करने को तैयार है। एक और कल्याण योजना है, साथ साथ गरीबों के लिए एक बड़ी लाभार्थी योजना रही है, खाद्य आपूर्ति सुरक्षा योजना, खाद्य सुरक्षा अधिनियम के तहत। इसमें 65 लाख लाभार्थी इससे लाभ प्राप्त कर रहे हैं। अध्यक्ष महोदय, हमने एक सफल प्रयोग किया, उसमें चोरी बहुत होती है। राशन की चोरी दिल्ली का एक बहुत बड़ा देन है। तो राशन की चोरी को रोकने के लिए, राशन की दुकानों में चोरी रोकने के लिए हमने 42 दुकानों में एक प्रयोग किया और वहां पॉइंट ऑफ सेल डिवाइस, इसमें
इसको आधार कार्ड से जोड़ के जो राशन लेने वाला व्यक्ति है, जो राशन कार्ड धारी है, उसका बायोमेट्रिक डेटा इस तरह से उपलब्ध हो गया और उसके बेस पे एक पॉइंट ऑफ सेल डिवाइस को यूज किया और वहां से फिर उसके डिटेल लेके, उसके डिटेल को मैच करके राशन बांटना शुरू किया। इससे चोरी बड़े पैमाने पर रुकी, इससे बड़ा फायदा हुआ, बहुत सफल प्रयोग रहा। तो अब सरकार दिल्ली की सारी दुकानों पे ये POS डिवाइस के जरिए, पॉइंट ऑफ सेल डिवाइस के जरिए राशन का वितरण शुरू कराएगी ताकि इसमें बेईमानी खत्म हो सके। और POS के बाद बेईमानी की संभावनाएं बहुत नगण्य हो जाती हैं। एक और दिल्ली की सबसे बड़ी जरूरतों में से एक है पानी और सीवेज। तो एक बात जो मैं कहना चाहता हूं कि सरकार ने एक बहुत बड़ा वादा दिल्ली के लोगों से किया था कि पानी सबके लिए उपलब्ध होना चाहिए, पीने का पानी, राजा के लिए भी, रंग के लिए भी। अभी नेटवर्क में बहुत खामियां हैं, बहुत बड़े हिस्से तक नेटवर्क नहीं पहुंचा है और उसके बावजूद जहां जहां पहुंचा है और जहां जहां लोगों ने मीटर कनेक्शन लिए वहां 20,000 लीटर पानी परिवारों को ठीक से मिलने लगा है, मुफ्त मिलने लगा है और इसका फायदा दिल्ली की एक बहुत बड़ी आबादी उठा रही है। अभी दिल्ली के 800 से ज्यादा कॉलोनियां, अनधिकृत कॉलोनियां पानी की रोजमर्रा की जरूरतों के लिए टैंकर्स पर निर्भर हैं। हम 3 साल में समयबद्ध रूप से एकदम टाइम बाउंड मैनर में यहां पाइपलाइन बिछाने का काम शुरू करेंगे और इसमें 250 कॉलोनियों को कोशिश करेंगे कि इस साल के अंत तक पानी की पाइपलाइन से जोड़ दें। बढ़ती आबादी की जरूरतें पूरा करने के लिए ट्रीटेड वाटर, जो सीवेज वाटर है, उसको भी हम ट्रीट करके मल्टीपर्पज के लिए यूज करना चाहते हैं। सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट यहां लगाए गए हैं। अभी कोशिश ये है कि 410 MGD ट्रीटेड वाटर हमारे पास में उपलब्ध होता है, उसमें से 150 MGD काम में लाया जा रहा है। हॉर्टिकल्चर में, अलग अलग इसमें गाड़ियों की धुलाई में, तरह तरह के काम में 150 MGD लगाया जा रहा है। हम कोशिश कर रहे हैं कि ये 410 का 410 और हमारे पास में क्षमता जो है वो 700 MGD पानी को ट्रीट करने की है सीवेज की। तो 700 MGD ट्रीट होने लगे और 400, ये अभी जितना 400 उत्पन्न हो रहा है, प्रोड्यूस हो रहा है, ये सबका सब रिसाइकिल होने लगे, यूज होने लगे, तो पानी की जो साफ पानी की मांग है, पीने के साफ पानी की मांग है, उस पर दबाव कम होगा और घरों में पीने का पानी पहुंचाया जा सकता है, साफ पानी पहुंचाया जा सकेगा। दिल्ली जल बोर्ड ने पिछले 4 महीने में काफी सराहनीय काम किया है। बोर्ड ने द्वारका और बवाना में नए वाटर ट्रीटमेंट प्लांट शुरू कर दिए हैं जो बहुत पहले से लंबित पड़े हुए थे। द्वारका की जो उपनगरी है उसको दिल्ली विकास प्राधिकरण चला रहा था, जलापूर्ति को, उसको दिल्ली जल बोर्ड ने अपने हाथ में ले लिया है और वहां के 4 कमांड टैंक द्वारका और बवाना के और अनेक UGRs के चालू हो जाने से कई नई कॉलोनियों में पानी अभी पहुंचने लगा है। अनाधिकृत कॉलोनियों में कई जगह पाइपलाइन बिछाई गई, सीवर लाइन बिछाई गई, लेकिन लोग कनेक्शन नहीं ले पा रहे थे क्योंकि वहां महंगा कनेक्शन था। तो उसको एक योजना के तहत विकास शुल्क, जो डेवलपमेंट चार्जेस लिए जा रहे थे, वहां रहने वाले लोगों की क्षमता से बहुत ऊपर थे, इसलिए एक योजना के तहत, टाइम बाउंड योजना के तहत इसको कम किया जा रहा है। 440 पानी के कनेक्शन के लिए विकास शुल्क को 440 रुपए से घटा के 100 रुपए किया गया और 200 वर्ग मीटर तक के आकार के प्लॉट के लिए सीवेज कनेक्शन का 494 रुपए प्रति वर्ग से घटा के 100 रुपए किया गया। उम्मीद है कि इससे काफी लोग सीवेज और वाटर के कनेक्शन लेंगे और अनाधिकृत कनेक्शन को नियमित करने का शुल्क जो है वो 18,000 रुपए से घटा के 3,300 रुपए कर दिया गया है। इसके साथ साथ जहां जहां पानी के टैंकर पे लोग निर्भर हैं वहां टैंकर माफिया से दुखी हैं। तो टैंकर माफिया को GPS के जरिए, वाटर सेंसर्स के जरिए हमने एक वेबसाइट पे अटैच कर दिया है और अब आप यहां बैठे हुए, घर बैठे हुए कहीं भी देख सकते हैं कि किस इलाके में ऑर्डर किया गया टैंकर इस वक्त कहां है, खाली है तो कहां है, पानी लिया है तो कहां है। पूरी दिल्ली में टैंकर्स की मैपिंग ऑनलाइन हो गई है। अब टैंकर्स इधर से उधर नहीं जा सकते। ये एक बहुत बड़ा काम किया है। अध्यक्ष जी, अनाधिकृत कॉलोनियों में सीवेज का काम, वाटर लाइन बिछाने का काम, डेवलपमेंट का काम, इस सब के काम के लिए हम डिसेंट्रलाइज मॉडल ला रहे हैं, जो कि अभी एक जगह से पानी दीजिए, पानी द्वारका से कहीं लेके जाइए 10 किलोमीटर 5 किलोमीटर दूर, फिर वो यूज होगा, फिर उसका सीवेज कहीं जाएगा, फिर वो ट्रीट होगा, फिर उसका पानी कहीं आएगा, तो ये पाइपलाइंस में ही घूमता रहता है। तो इसको लोकलाइज कर रहे हैं, डिसेंट्रलाइज कर रहे हैं
और इसको नए कई सारे मॉडल्स हैं देश भर में, दुनिया भर में। उन मॉडल्स के आधार पे एक बार वो मॉडल आगे बढ़ जाएंगे तो हमें पूरा यकीन है कि दिल्ली की अनऑथराइज्ड कॉलोनीज में सीवर, पानी के पाइपलाइन बिछाने का काम बहुत तेजी से चल निकलेगा। इसके लिए 10 कॉलोनियों में हमने इसमें पायलट प्रोजेक्ट शुरू किया है और जन जल प्रबंधन योजना के नाम से एक योजना शुरू की है। पानी की बात करते हैं तो दिल्ली में यमुना की बात करनी जरूरी है। यमुना में प्रदूषण कम करना और इस नदी का जीर्णोद्धार करना हमारी सरकार की प्राथमिकताओं में से है। इसके लिए अभी तक कवर न किए गए क्षेत्रों में सीवर सेवाएं प्रदान करने और नजफगढ़ नाले और सप्लीमेंट्री नाले में वाटर वेस्ट का फ्लो रोकने के लिए 3,566 करोड़ रुपए की लागत से एक बड़ी योजना तैयार की जा रही है। इसके अंतर्गत 15 नए सीवर ट्रीटमेंट प्लांट, 3 नए एसटीपी पंपिंग स्टेशन और पेरिफेरल सीवर नेटवर्क की स्थापना इसमें शामिल है। यमुना नदी में करीब 70% प्रदूषण इन नालों के कारण होता है। इसलिए यह परियोजना यमुना नदी में प्रदूषण कम करने की दिशा में एक बहुत महत्वपूर्ण योजना होगी और इसको 2 साल की अवधि में अध्यक्ष जी पूरा कर लिया जाएगा। इससे यमुना नदी में जीर्णोद्धार और उसे स्वच्छ बनाने में सफलता मिलेगी। यमुना नदी में प्रदूषण और कमी लाने के लिए नजफगढ़, सप्लीमेंट्री और शाहदरा नालों के साथ इंटरसेप्टर सीवर प्रणाली बिछाने की योजना के काम में तेजी लाई जा रही है। परियोजना के 6 पैकेज में से 3 आंशिक रूप से चालू हो गए हैं और शेष पैकेज अगले 1 साल में चालू हो जाएंगे। गंदे पानी को सीधे नदी में जाने से रोकने के लिए नियर बाय सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट में उसका ट्रीट करने के बाद यमुना में लाया जाएगा। 6 नए एसटीपी के चालू हो जाने से जो हमारी क्षमता है वो 590 एमजीडी से बढ़ के 684 एमजीडी हो गई है। उखला, कोंडली और इठाला के सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट्स की पुनर्स्थापना की योजना बनाई गई है। यमुना को लेके एक बड़ा कमिटमेंट हमारा यह है अध्यक्ष महोदय कि इसकी हम पूरी सफाई करेंगे। इसकी पूरी सौंदर्यीकरण की योजना बनाई है और इस सफाई और सौंदर्यीकरण की योजना के बाद इसमें समय लगेगा, लेकिन अगले कुछ साल में और 5 साल खत्म होने से पहले ये हमारा पूरा कमिटमेंट है कि यमुना को पूरी तरह साफ कर देंगे। ऐसा साफ कर देंगे, यमुना को इतना साफ कर देंगे कि लोग यहाँ पे पिकनिक मनाने आ सकें, लोग बोटिंग करने आ सकें और लोग गर्व करें कि ये हमारी नदी है, हमारे राज्य की, हमारे गर्व की नदी है। अध्यक्ष महोदय, दिल्ली जल बोर्ड ने अपनी ऊर्जा निर्भरता में कमी लाने के लिए ऊर्जा संसाधनों का दोहन करने की एक महत्वाकांक्षी योजना शुरू की है। इसके लिए बोर्ड गैस आधारित बिजली, सौर ऊर्जा और पनबिजली पैदा करने के लिए कार्य कर रहा है और लक्ष्य रखा गया है कि विभिन्न संयंत्रों से गैस आधारित बिजली का उत्पादन बढ़ाकर प्रतिदिन 1 लाख यूनिट किया जाए। जब ये सारे शुरू हो जाएंगे तो इस पर पीपीपी मॉडल से ऊर्जा पैदा करने का काम और ये शुरू किया जाएगा। यथासंभव पनबिजली पैदा करने की संभावनाओं को भी तलाश कर रहे हैं। नागरिकों द्वारा सेल्फ मीटर रीडिंग और बिल तैयार करने और अन्य सेवाओं के लिए एक मोबाइल एप्लीकेशन शुरू कर रहे हैं। ई कनेक्शन मॉड्यूल पर तेजी से काम हो रहा है ताकि नागरिक बिना किसी परेशानी के अपने कंप्यूटर या मोबाइल फोन के जरिए एक बार में ही जल और सीवर कनेक्शन इलेक्ट्रॉनिक रूप से प्राप्त कर सकें। ये एम गवर्नेंस की दिशा में एक बहुत महत्वपूर्ण कदम होगा। मैं जलापूर्ति क्षेत्र के लिए 2015-16 में 1468 करोड़ रुपए के योजना बजट का प्रस्ताव करता हूं। अध्यक्ष महोदय, दिल्ली में सस्ते मकान, सभी के लिए मकान, विशेषकर गरीब और कमजोरों के लिए मकान एक बहुत बड़ा सपना है। हम स्लम बस्तियों में रहने वाले निर्धनों के लिए सस्ते मकान उपलब्ध कराने के लिए वचनबद्ध हैं। करीब 23,000 ईडब्ल्यूएस मकान पहले ही बनाए जा चुके हैं और करीब 29,000 मकान अभी निर्माण के अलग अलग चरणों में हैं। इन मकानों के आवंटन में पिछले कई वर्षों में लगातार लापरवाही बरती गई है। कई मकान की कंडीशन डिटोरिएट हुई है, मैं खुद देख के आया हूं। तो इनके आवंटन के बारे में एक नीति, क्योंकि तारीख ही तय नहीं होती थी कब तक, किस तारीख तक के झुग्गियों को वहां लेके बसाया जाए, फिर छूट जाएंगी वहां, कैसे बसाया जाए, दूर दूर से लाके बसाया जाए या लोकल बसाया जाए, बहुत कंफ्यूज स्थिति थी। तो एक बहुत स्पष्ट नीति बना के इसकी अलग से घोषणा करेंगे। हमारा विश्वास है कि स्लम पुनर्विकास की हमारी जो नीति है वो व्यवहारिक और मानवीय होगी और इसको तुरंत हम लागू कर पाएंगे। हमारी सरकार का प्रस्ताव है कि स्लम पुनर्विकास कार्यक्रम की सार्थक शुरुआत करने के लिए उपलब्ध मकानों और रिक्त स्थानों का इस्तेमाल किया जाए। इस दिशा में दिल्ली विकास प्राधिकरण, भारत सरकार के यूडी मिनिस्ट्री और निजी विकास डेवलपर सहित, प्राइवेट डेवलपर सहित तमाम पक्षों के साथ मिलकर एकजुटता के साथ प्रयास करेंगे और प्रयास होगा कि स्लम निवासियों को यथासंभव उनके काम करने के स्थान,
रिहायशी स्थान वहीं पे उपलब्ध हों जहां वो काम कर रहे हैं, क्योंकि उनको अगर 20-25 किलोमीटर दूर जाके बसाएंगे तो कोई जाने वाला नहीं है। बार बार इन योजनाओं की असफलता का कारण ये है कि हम उनको 20-25 किलोमीटर दूर ले जाके कहीं बाहर बसाना चाहते हैं, वो योजनाएं सफल नहीं हो सकती। हमारी सरकार इस तथ्य से वाकिफ है। एक और महत्वपूर्ण चीज मैं रख रहा हूं आपके सामने कि दिल्ली का विस्तार तेजी से हो रहा है, पॉपुलेशन भी बढ़ रही है, आसपास के शहरों का विस्तार तेजी से हो रहा है, और उसकी वजह से दिल्ली में वाहनों की भीड़ बहुत बढ़ रही है। एक राज्य से दूसरे राज्य जाने वाले, एक शहर से दूसरे शहर जाने वाले वाहन लगातार दिल्ली से होकर गुजरते हैं। तो इस बारे में हम भारत सरकार के साथ बात कर रहे हैं और वाहनों की भीड़-भाड़ को दूर करने के लिए पश्चिमी पेरिफेरल एक्सप्रेसवे, रीजनल रैपिड ट्रेन प्रणाली, मेट्रो फेज 3 और 4 मुखी विकास योजनाओं, सड़कों में सुधार और ढांचागत कार्यों को शीघ्र पूरा करने के लिए विभिन्न उपलब्ध नीति विकल्पों पर हम लोग काम कर रहे हैं। एक चीज और जो सरकार के एजेंडे में है कि 45 पुनर्वास कॉलोनियों के निवासी कई दशक से अपने लीज होल्ड के लिए इंतजार कर रहे हैं, अपने राइट्स के लिए इंतजार कर रहे हैं। हमने दूसरी की मीटिंग में फैसला लेके ये तय किया है कि उनको फ्री होल्ड के राइट्स व्यवहारिक शुल्क लेके दिए जाएं। अगर किसी आदमी को 12 मीटर का, 15 मीटर का, 18 मीटर का प्लॉट मिला है तो अभी शायद उसकी हैसियत इतनी नहीं है कि वो 3-3, 4-4 लाख रुपए देके अपने फ्री होल्ड करा सके। इसलिए सरकार ने उनके कानूनी, जो इस तरह के रिसेटलमेंट कॉलोनीज में रहने वाले लोग हैं, उनके मकान है वहां पे, उनके कानूनी वारिसों को 10,000 रुपए प्रति वर्ग और अन्य लोगों को जिन्होंने रीसेल में खरीदे 50,000 रुपए प्रति वर्ग की दर से फ्री होल्ड देने तक का प्रस्ताव किया है। इससे उन्हें वहां बेहतर सुविधाएं भी मिलेंगी और अतिरिक्त शोषण से जो है उनको मुक्ति मिलेगी। अनऑथराइज्ड कॉलोनी, इरेगुलर कॉलोनी के निवासियों के लिए हम लोग काम कर रहे हैं लगातार, और हमारी, जैसा मैंने कल भी सदन के समक्ष रखा था, योजना है कि 6 कॉलोनीज को पायलट के रूप में एक बार शुरू कर लिया जाए। बहुत जल्द, अब आने वाले महीने में शायद ये हो सकेगा कि हम 6 कॉलोनीज का रजिस्ट्रेशन, उनकी बाउंड्रीज मार्क करके शुरू करा दें, नगर निगम को उसके लेआउट प्लान के लिए दे दें और वहां से फिर डीडीए के पास उसके लैंड यूज के लिए चला जाए, लैंड यूज चेंज के लिए चला जाए। पर हमारी जिम्मेदारी, क्योंकि उनकी बाउंड्री फिक्स करना है, तो बाउंड्री फिक्स करके वहां के रहने वाले लोगों की रजिस्ट्री एक बार शुरू हो जाए तो लोग रजिस्ट्री करा सकते हैं, लोग अपने मकान पर रजिस्ट्री के बेस पे लोन भी ले सकते हैं। ये सब सुविधाएं वहां एक बार ये शुरू हो जाए तो उसके बाद पूरी दिल्ली की अनाधिकृत कॉलोनियों में, गैर नियोजित कॉलोनियों में इस योजना को बड़े पैमाने पर लागू कर दिया जाएगा। इसके लिए इनको नियमित करने और कॉलोनियों में बुनियादी सुविधाएं उपलब्ध कराने के लिए सरकार ने रेवेन्यू डिपार्टमेंट की देखरेख में एक टीएसएम सर्वेक्षण कराने का निर्णय लिया है ताकि इन कॉलोनियों की सीमाओं का निर्धारण किया जा सके। उससे ये काम चल रहा है। दिल्ली में भविष्य में अनाधिकृत निर्माण को रोकने के लिए जीएसडीएल जो है वो नियमित अंतराल पे सैटेलाइट पिक्चर्स रेवेन्यू डिपार्टमेंट को प्रदान करेगा। इसकी पॉलिसी बनाई है और उसमें नए अतिक्रमण और अनाधिकृत निर्माण की जो रेखा है वो स्पष्ट रूप से चिन्हित करके दिया जाएगा और उनके खिलाफ में कार्रवाई की जाएगी जो लोग ऐसा वहां पे कर रहे हैं। इसके लिए योजना बनाई है। शहरी विकास के अपने लक्ष्यों को हासिल करने के लिए अध्यक्ष महोदय, मैं 2015-16 में आवास और शहरी विकास के क्षेत्र के लिए 1793 करोड़ रुपए के योजना व्यय का प्रस्ताव करता हूं। अनाधिकृत कॉलोनियों में विभिन्न विकास कार्यों के लिए मैं 2015-16 में 950 करोड़ रुपए का परिव्यय प्रस्तावित करता हूं, जो 2014-15 में किए गए व्यय की तुलना में करीब 25% अधिक है। बिजली एक और बहुत बड़ा मुद्दा है। बिजली को लेकर भी हमने एक बहुत बड़ा कमिटमेंट दिल्ली की जनता से पूरा किया था। सरकार बनने के तुरंत बाद दिल्ली में बिजली के दाम हमने आधे कर दिए थे और हमारा पूरा यकीन है कि दिल्ली में बिजली महंगी उत्पादन की वजह से नहीं है कि बिजली का महंगा उत्पादन हो रहा है, बल्कि इसलिए कि बिजली के कंपनियों में बहुत गड़बड़ियां हैं। उन गड़बड़ियों को दूर करने के लिए, पहचानने के लिए सीएजी ऑडिट तेजी से चल रहा है और जैसे ये सीएजी ऑडिट पूरा होगा हमें उम्मीद है कि बिजली के दामों में और काफी कमी आएगी। हमारी सरकार ने जो बड़ा वादा किया था बिजली के दाम आधा करने का, वो आते ही पूरा किया। हम इस सम्मानित सदन के जरिए दिल्ली के लोगों को आश्वस्त करना चाहते हैं कि बिजली की चोरी करने वालों पर भारी जुर्माना लगाते हुए सख्ती से निपटा जाएगा ताकि बिजली सबके लिए ठीक से उपलब्ध हो सके। निरंतर बढ़ती मांग को पूरा करना है बिजली की, ताकि उचित समय पर, उचित दाम पर गुणवत्तापूर्ण और भरोसेमंद बिजली आपूर्ति सुनिश्चित की जा सके। दिल्ली के पीक लोड
जो इस गर्मी में करीब 6000 मेगावाट तक पहले पहुंच चुके हैं। उच्च वृद्धि को देखते हुए ट्रांसमिशन ढांचे में निरंतर बढ़ोतरी और उसे उन्नत करने की जरूरत है। सरकार ट्रांसमिशन ट्रांसफॉर्मेशन की एक्स्ट्रा कैपेसिटी पैदा करने के लिए पूंजी निवेश के लिए ट्रांसमिशन कंपनी को निरंतर वित्तीय सहायता दे रही है। दिल्ली ट्रांसको लिमिटेड द्वारा 2015-16 में कार्यान्वयन के लिए प्रमुख पूंजी परियोजनाओं में 450 करोड़ रुपए का प्रावधान प्रस्तावित किया गया है। ये परियोजनाएं 400, 200 केवी ग्रिड सब स्टेशनों और ट्रांसमिशन लाइनों की स्थापना के लिए हैं। भारत सरकार द्वारा शुरू किए गए कार्यक्रम समेकित बिजली विकास कार्यक्रम के अंतर्गत दिल्ली सरकार समान वित्तीय योगदान देगी और ऊर्जा सक्षमता और नवीकरण ऊर्जा प्रबंधन केंद्र ने दिल्ली के लिए छतों पर सौर ऊर्जा स्थापना की व्यापक नीति तैयार की है, जिसका लक्ष्य संस्थानों और जनसाधारण को सौर ऊर्जा के दोहन और बेहतर उपयोग के लिए प्रस्तावित करना है। वर्तमान में दिल्ली की ग्रिड से जुड़ी सौर उत्पादन क्षमता 7 मेगावाट है। हम चालू वित्त वर्ष में सौर ऊर्जा क्षमता बढ़ाकर 14 मेगावाट करने का प्रस्ताव करते हैं। चालू वित्त वर्ष के दौरान ऊर्जा संरक्षण निधि की स्थापना की जाएगी ताकि ऊर्जा सक्षमता परियोजना और स्ट्रीट लाइटिंग आदि के लिए धन की व्यवस्था की जा सके।